हे लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए रिप्लेस्ड ब्राइड ऑफ डबल प्रोफेसर का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तृषा शांति से इस वक्त गाड़ी में चुपचाप बैठी हुई थी और लगातार यही सोची जा रही थी, कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे, ऐसे कैसे कहीं पर भी उठाकर लेते जाते हैं, मुझे तो पता भी नहीं है। कम से कम बता तो देते, कहीं मम्मी पापा के पास तो नहीं लेकर जा रहे, मम्मी पापा को डांट लगाने के लिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। और अगर ऐसा किए तो क्या करूं, पूछ लूं क्या? पूछ ही लेती हूँ। और फिर वो धीरे आवाज में कहती है, हम कहाँ जा रहे हैं? उसने इतने सॉफ्टली बोला था कि विराज को तो ठीक से सुनाई भी नहीं दिया था। हाँ, ये बात अलग थी कि वो जानते थे कि तृषा का सवाल क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी वो साउंड को पहले तो स्लो करते हैं और फिर एक बार तृषा की तरफ देखते हैं और सामने की तरफ अब चेहरे को दोबारा से मोड़ते हुए कहते हैं, क्या कहा तुमने? तृषा अपनी थूक गटकते हुए कहती है, अब वो मैं पूछ रही थी कि हम कहाँ जा रहे हैं। और ये बोलते बोलते वो कभी अपने हाथों को रब करती तो कभी अपने अपने गर्दन पर सहलाना शुरू कर देती, जैसे कि वो अभी भी कितना ज्यादा नर्वस हो रही हो। अविराज जो अभी भी अपने हाथों को स्टीयरिंग पर कसे हुए बिना उसका कोई जवाब दिए हुए लगातार बस गाड़ी ही ड्राइव कर रहे थे, तभी तृषा उनकी तरफ फाइनली बहुत ही मुश्किल से मुड़ते हुए कहती है, मैं पूछ रही हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं, बताइए ना। अविराज जो उससे कहते हैं, जहां इस वक्त तुम्हारा दिल कर रहा है, लेकिन तुम मुझे बता नहीं रही हो। तृषा ये सुनकर फिर से कंफ्यूज हो चुकी थी और अब 5 मिनट खुद से ही सवाल किए जा रही थी, ऐसी कौन सी जगह है मेरा दिल कर रहा है और मुझे खुद नहीं पता है, और इन्हें ज्यादा पता है मेरे दिल के बारे में। आए बड़े, पता नहीं कहाँ लेकर जा रहे। मुझे तो लग रहा है मेरे मम्मी पापा के पास ही लेकर जाएंगे और फिर डांट डांट मुझे भी लगाएंगे, मेरे मम्मी पापा को भी लगाएंगे। पर इसमें मेरे मॉम डैड की क्या गलती है? जो हो गया सो हो गया ना। अविराज जिसका एक हाथ अभी फ्री ही था और वो उसे ले जाकर के तृषा के बालों पर धीरे से सहलाते हुए कहते हैं, छोटा सा दिमाग है, इतना सोचोगे तो ब्लास्ट कर जाएगा। तुम वहां जा रही हो जहां तुम्हें सुकून मिलता है, जान कि तुम अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर नहीं करते, लेकिन जिसके साथ करती हो थोड़ा देर उसके साथ वक्त बिताओगे तो बेहतर लगेगा तुम्हें। 1 घंटे बाद उनकी गाड़ी आकर के रुकी थी एक ऐसी जगह पर जहां आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ये देख करके तृषा जो की हैरान थी, लेकिन जैसे ही वो अपने ठीक राइट साइड में देखती है मुड़ करके, वहां पर एक छोटा सा प्यारा सा मंदिर जैसा था। हाँ, वो बहुत ज्यादा छोटा नहीं था। अविराज जो कि उसके हाथ को पकड़ते हैं और फिर उसके साथ ही मंदिर के ठीक सामने आकर खड़े हो चुके थे और उसे अंदर जाने का इशारा करते हुए कहते हैं, तुम्हें यही सुकून मिलता है ना? तृषा ये सुनकर अपने चेहरे को जल्दी जल्दी नामे लाकर कहती है, नहीं, मैं तो बहुत कूल हूँ, मुझे तो मंदिर और भगवान जी से तो कोई लेना देना नहीं होता। मेरे तो मम्मी पापा भी इसके लिए मुझे हमेशा डांटते हैं। मैं तो पूजा में भी नहीं जाती थी, आरती वगैरह में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी मेरी। ये सुनकर तृषा जो कि अपनी आंखों को थोड़ी छोटा करते हुए थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछती है, मैं क्या? मैं तो अविराज जो उसके गालों पर धीरे से अपना हाथ टैप करते हुए कहते हैं, मुझे अच्छे से पता है आपको फॉर्मेलिटीज करने में कोई इंटरेस्ट हो ना हो, लेकिन आप दिल से बहुत प्यार करती हैं अपने भगवान को। उनके अलावा आप किसी से कोई बात शेयर नहीं करती। मुझे पता है इस वक्त बहुत सारे सवाल हैं आपके दिमाग में और आपको ज़रूरत है। जाओ, जाकर जितनी बातें करनी है उनसे करो, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। जैसे तृषा ने ये सुना था, वो बस थोड़ा देर अविराज को यूं ही देखती रह जाती है, लेकिन तभी अविराज उसकी तरफ झुकते हुए कहते हैं, अगर इतने ध्यान से देखोगे तो फिर मेरा इरादा बदल जाएगा और 10 मिनट ये जो मंदिर में तुम्हें जाने दे रहा हूं उसके लिए भी परमिशन नहीं दूंगा। जाओ। बस तृषा को इतना ही अविराज ने बोला था कि तृषा तुरंत ही अपने फुटवेयर को निकालती और अंदर की तरफ अपनी साड़ी को संभाल करके ऑलमोस्ट भागना शुरू कर दी थी। और जहां इस वक्त वो जाकर के बैठी थी, अविराज उसको देख नहीं सकते थे। इस वक्त एक मूर्ति थी प्यारी सी, अपने हाथों में बांसुरी पकड़े हुए कान्हा जी जैसे उसी को देख रहे हो और उससे पूछ रहे हो, क्या हुआ मैडम जी, आ गई मेरे पास? तृषा जो जाकर के उनके सामने बैठती है और बाकी भगवानों की तरह वो अपने हाथ को जोड़ी ही नहीं थी। वो बस जाकर के उनके सामने बैठती है और लगातार उन्हें घूरना शुरू कर दी थी, जैसे कि अपनी आंखों से वो उन्हें डेथ स्टेयर दे रही हो। और फिर चिड़चिड़ाते हुए कहती है, मुझे तो ना इस वक्त आप पर इतना गुस्सा आ रहा है कि अगर आप मुझे मिल जाए तो मैं पता नहीं क्या करूं आपके साथ।
आपको पता है आप मुझे हमेशा इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में क्यों डाल देते? नहीं, आपको भी नहीं पता होगा, क्योंकि आपको तो सिर्फ मजे लेने होते हैं। ऊपर से बैठ करके मेरा तमाशा देख रहे होंगे। ये कोई गेम नहीं चल रहा है, मेरी जिंदगी का गेम बजा कर रख दिया आपने। कोई अंदाजा भी है आपको कितना परेशान हो चुकी हूँ मैं? क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, अगर ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई ना तो मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगी, समझ रहे हैं ना आप? कान्हा जी, जो कि उसकी बातों को सुन करके बस इतना ही बोलते हैं, तुम मुझसे बात ना करो। काश ऐसा भी कभी हो पाता। तभी त्रिशा जो मुंह बनाते हुए कहती है, देखिए आप ना मेरी बातों को सीरियस नहीं ले रहे। अगर मैं गुस्सा हो गई ना तो कोई मुझे मना नहीं सकता है, ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं। और ये जो तमाशा हुआ है ना, ये क्या हो गया? मैं तो अभी अभी डॉक्टर बनने वाली थी, ये कहाँ से आ गया? और ये मेरे प्रोफेसर, मेरे हस्बैंड, ये थोड़ा अजीब नहीं है? एक्चुअली बहुत ज़्यादा अजीब है, आपको समझ में नहीं आ रहा पर मुझे आ रहा है। देखिए कान्हा जी, आई नो मैंने कभी आपसे गलती से इमोशनल होकर मांग लिया होगा कि कोई मुझे दे दो मैच्योर इंसान जो मुझे समझ पाए, मगर इतना भी मैच्योर नहीं चाहिए था। कान्हा जी, जो कि उसकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे और फिर उसकी बातों का जवाब भी देना चाह रहे थे, जो कि ऑब्वियसली त्रिशा तो नहीं सुन पाती। लेकिन तभी वो खुद ही स्माइल करते हुए कहते हैं, तुमने तो मांगी थी कान्हा जी, जैसा कोई मुझे भी चाहिए जो मुझे हमेशा संभाल पाए, और मेरी तरह तुम्हें कोई ज्ञान देने वाला भी चाहिए था, हर वक्त पर तुम्हें समझा पाए। प्रोफेसर से अच्छा ज्ञान कौन दे सकता है? लेकिन तुम कभी वही चीज मांगती हो और फिर उसी चीज को जब मिल जाता है तो ठुकरा देती हो और फिर मेरे सामने आकर के कंप्लेन करना शुरू कर देती हो। क्या करूं मैं तुम्हारा त्रिशा? त्रिशा जो बस चुपचाप थोड़ा देर गुमसुम बैठी थी और फिर कान्हा जी की तरफ देखकर कहती है, अच्छा ठीक है, अगर आपने किया होगा तो जरूर कुछ अच्छे के लिए किया होगा जो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा। पर सुनिए, मुझे ना उनके साथ अकेले नहीं रहना, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। मैं भले बताती नहीं हूँ लेकिन मुझे लगता है डर। कैसे देखते हैं वो घूर घूर कर, खा जाएंगे लग रहा है अपनी नजरों से। मुझे उनके साथ नहीं रहना, मुझे सच में बहुत डर लगता है, प्लीज कुछ करो। कान्हा जी इस पर क्या ही बोलते, बस वो चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे और उसके आंसुओं को देख रहे थे, जो कि उसकी आंखों से गिर तक भी नहीं रहा था। हाँ, वो नर्वस थी, डरी हुई थी, मगर वो रो नहीं रही थी। और फिर वो खड़े होते हुए कहती है, मैं जा रही हूँ, 10 मिनट हो भी गए, पता चले वो खुद आ जाए और फिर मेरी सारी बातें सुन ले। मगर हाँ, हर बार जीत सिर्फ मेरी होनी चाहिए। कान्हा जी, मैं आपको बहुत मानती हूँ ना, तो इसका कोई ना कोई फायदा तो मिलना चाहिए ना मुझे। इस बात पर कान्हा जी भी बस यही कह सकते थे, कितनी स्वार्थी हो तुम, मुझसे भी स्वार्थ। जाओ यहाँ से, शक्ल भी नहीं देखनी तुम्हारी। त्रिशा जब मुंह बनाते हुए कहती है, मैं बता रही हूँ अगर मैं हारी ना तो जान लीजिएगा 2 दिन खाना नहीं खाऊंगी, फिर आप ही तड़पेंगे। अविराज, जो कि उसकी बातों को सुन तो नहीं पा रहे थे, अविराज जो कि अपने वॉच में टाइम देखते हैं, 10 से 15 मिनट हो चुके थे और वो खुद ही अंदर की तरफ जाने का सोचते, लेकिन फिर से वो खुद को कंट्रोल कर लेते हैं और आवाज लगाते हुए कहते हैं, त्रिशा अब आ भी जाओ। त्रिशा जैसे ही आवाज सुनी थी वो कान्हा जी की तरफ देखती और फिर एक प्यारी से स्माइल पास करते हुए, काइविंग करते हुए कहती है, अच्छा मैं जाती हूँ, लेकिन आप हमेशा मेरे साथ रहना और बहुत सारा प्यार है आपको, लव यू लव यू लव यू। और जल्दी से ये बोलकर कि वो वहां से भाग गई थी और बाहर की तरफ आते हुए कहती है, हो गया, हम चले। अविराज जो कि उसके चेहरे पर देख पा रहे थे, पहले वो कितना ज्यादा हैवी फील कर रही थी और अब कितना ज्यादा लाइट हो चुकी थी वो। उसके फोरहेड पर वो धीरे से अपने हाथों को रखते हुए कहते हैं, तुम्हारा तो सारा फीवर उतर गया। त्रिशा ये सुनते हुए पूछती है, मुझे फीवर कब था, मैं तो ठीक थी। अविराज उसके हाथों की तरफ अपने हाथ को रखते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही डॉक्टर बन गया हूँ? तुम्हारी पल्स रेट बहुत हाई थी, चेहरा लाल हो चुका था, डर रही थी तुम, परेशान भी थी बहुत ज्यादा, पर देखो मंदिर जाते ही सब कुछ ठीक हो गया। क्या, चलो हो गया तुम्हारा। अविराज को जैसे ही त्रिशा को लगा था कि अब तो वो लोग घर जाएंगे और घर जाकर के सब लोग को फिर से उसे फेस करना पड़ेगा, ये सोच सोच करके वो मुंह बना रही थी, लेकिन उसे कहाँ पता था कि अविराज उसे कहाँ लेकर जा रहे हैं। वो सॉफ्ट सा म्यूजिक बजाते हैं, उसे कुछ खाने के लिए देते हैं और फिर प्यार से उसके सर पर अपना हाथ चलाते हुए कहते हैं, रिलैक्स, सो जाओ तुम। त्रिशा जो कि अपनी आंखों को बंद कर चुकी थी, एसी की ठंडी ठंडी हवा, उसके साथ ही सॉफ्ट म्यूजिक और उसके साथ ही अविराज का हाथ जो कि उसके सर पर धीरे धीरे उसे सहला रहा था। और क्या चाहिए था उसे? हाँ, वो सो ही जाती है। और जब तक वो उठती, फाइनली उसने अपनी आंखें खुद से खोली थी पहली बार, वरना जब तक उसे कोई ना उठाए उसका उठने का तो कोई भी
उसके उठने का तो कोई चांस ही नहीं होता था। लेकिन वो जैसे ही अपनी आंखें खोली थी, वो देखती है कि अभी भी गाड़ी चल ही रही है और ये कहाँ लेकर जा रहे हैं उसे, आखिर इतना दूर। त्रिशा जो अपनी आंखें खोलते खोलते अपनी आंखों को धीरे से मलते हुए कहती है, हम अभी तक घर नहीं पहुंचे। अविराज उससे पूछते हैं, नींद आई तुम्हें अच्छे से? त्रिशा अपने सर को हाँ मिलाकर कहती है, पर मुझे अभी भूख लगी है। हम कहाँ हैं? जो फाइनली एक गेट के अंदर एंटर हुए थे और उस जगह को देख कर के आसपास कोई कह नहीं सकता था कि आखिर वो जगह है कैसी। लेकिन हाँ, आज वो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत तरीके से सजी हुई थी। जैसे ही त्रिशा बाहर की तरफ झांकी थी, वो देखती है कि एक प्यारा सा घर है और आसपास बहुत बड़ा एरिया है जिसमें सिर्फ गार्डनिंग की गई है और प्यारे प्यारे घास और फूल। हर जगह जगह इस वक्त लाइट्स के साथ ही वो चीजें नजर आ रही थी, क्योंकि अब अंधेरा हो चुका था। और त्रिशा जो धीरे से बाहर की तरफ निकलती है अविराज के साथ। ये एरिया जो कि काफी ज्यादा दूर था, इसी वजह से अविराज को यहाँ पर पहुंचने में काफी ज्यादा वक्त भी लग गया था और बीच में वो थोड़ा अपना काम भी करने लगे थे, जिस वजह से उन्होंने ड्राइविंग को रोक दिया था। फाइनली जैसे ही त्रिशा बाहर की तरफ निकली थी, वो उस घर के ठीक सामने खड़ी थी और हैरानी से बस उसे देख ही रही थी, जो कि दुल्हन की तरह सजाया गया था, जैसे कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा फंक्शन हो। त्रिशा जो कि सामने की तरफ देखती है और 2 बार अपनी आंखों को ब्लिंक करती है, तभी पीछे से अविराज जो कि उसके कंधे पर ले आकर के अपने चिन को टिकाते हुए कहते हैं, मैं आए। उन्होंने ये जो पूछा था, त्रिशा अपने चेहरे को हल्का सा नीचे की तरफ झुकाई थी। हाथ अभी अविराज जो कि उसके कमर पर रखने तो वाले थे, लेकिन शायद उसके लिए उन्हें परमिशन चाहिए थी त्रिशा की। त्रिशा पीछे मुड़कर के हल्का सा उनकी तरफ देखती और फिर अपने चेहरे को बस नाम में हिला दी थी। तभी अविराज जो उसको जोर से अपने हाथों से ग्रैब करते हुए कहते हैं, ओके। तभी त्रिशा कहती है, पर मैंने तो मना किया था। अविराज जो उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हर बात मानूंगा मैं? मिस्टर पर वो मुंह बनाते हुए पूछती है, हम यहाँ क्यों आए हैं? ये कौन सी जगह है? ये तो हमारा घर नहीं था ना, और ना ये आपका घर है। अविराज जो उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, अंदर चले। लेकिन त्रिशा उनको रोकते हुए कहती है, नहीं, पहले मुझे जवाब दीजिए, ये कौन सी जगह है और हम कहाँ हैं और हम यहाँ क्यों आए हैं? उसके इतने सारे सवाल और अविराज जो कि बस उसके चेहरे की तरफ देख पा रहे थे, जिसमें अजीब सी घबराहट और अजीब सा नर्वसनेस नजर आ रहा था, जैसे कि बच्ची कितनी ज्यादा डर रही हो। अविराज उसकी बातों को सुनने के बाद थोड़ी टीजिंग आवाज में उसके सामने झुकते हुए कहते हैं, हस्बैंड वाइफ को थोड़ी प्राइवेसी तो चाहिए होती है ना? अब क्या ये भी मुझे तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा? त्रिशा ये सुनकर के बस अपनी नजरों को नीचे झुका ली थी और साथ ही अपनी मुट्ठी में अपने साड़ी के कुछ आ रहे कपड़ों को जोर से कसते हुए कहती है, मुझे वो। लेकिन उससे कुछ कहा नहीं जाता और थोड़ा देर यूं ही बोलने की कोशिश करते करते वो चुप रह गई थी। उसके चेहरे पर नर्वसनेस साफ देखी जा सकती थी। तभी अविराज उससे कहते हैं, वैसे इंटरेस्टिंग बात है ये, कॉलेज में तो तुम इतनी हिम्मत से प्रोफेसर से बहस करती हो और यहाँ अपने हस्बैंड से इतना डर रही हो। त्रिशा को अंदर ही अंदर इस वक्त गुस्सा तो आ रहा था और ऊपर से बेचारी सुबह से कुछ ठीक से खाई तक नहीं थी। अविनाश उसके कंधे पर इतने आराम से हाथ रखे हुए थे जैसे कि उस पर ही अपना पूरा वजन डाल देंगे, और त्रिशा को इससे काफी दिक्कत भी हो रही थी। बेचारी का कंधा एक तरफ से झुकता ही जा रहा था। त्रिशा को यूं इस तरह झुकता देख करके अविनाश भी उस पर हल्का सा हंसते हुए कहते हैं, एक तो इतनी पतली सी नाजुक सी लड़की हो और ऊपर से तुम्हारा ये शर्माना और घबराना, कितना डर रही हो। तब इस बात पर धीरे से त्रिशा कहती है, मैं नहीं डर रही, मैं नहीं डर रही, बिल्कुल भी नहीं। अविराज उसके चेहरे की तरफ हल्का सा अपने गर्दन को टिल्ट करते हैं और फिर धीरे से कहते हैं, अच्छा तो फिर ये सांसें इतनी तेज क्यों चल रही हैं आपकी बीवी जी? और फार्म हाउस के अंदर नहीं जाना, बाहर ही बाहर खड़ी रहोगी? और ये बात बोलते बोलते वो सामने के घर की तरफ इशारा कर रहे थे कि अंदर तो चलना ही पड़ेगा। तभी त्रिशा तो कुछ नहीं बोल पाती। अविराज उसकी कलाई पकड़ते हुए कहते हैं, चलो हम अंदर चलते हैं। यहाँ खड़े रहकर भी तुम मुझे इतनी इंटरेस्टिंग रिएक्शन दे रही हो तो आई एम सो एक्साइटेड। जब मैं तुम्हें, जैसे अभी अविराज इतना बोले थे, त्रिशा चेहरे को अपने अचानक उनकी तरफ मोड़ती और बहुत ही हैरानी से उनको देख रही थी कि आगे ये क्या बोलने वाले हैं। तभी अविराज कुछ बोलते नहीं, बस उसके साथ अंदर जा चुके थे। वो लोग अंदर की तरफ कदम रखे थे,
अंदर की दुनिया तो और ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। जितना ऐसे बाहर से सजाया गया था उससे ज्यादा ही अंदर सजाया गया था। हर जगह रोज पेटल्स उसके लिए बिछाए गए थे ताकि उसके पाँव को जरा भी तकलीफ ना हो। और बेचारी इतनी खूबसूरत रोज पेटल को देख करके अपने सैंडल को भी साइड में निकाल देती है और अब उस पर वो अपने पाँव को धीरे धीरे रख कर महसूस कर रही थी। अविराज ने बहुत मेहनत किया था इस डेकोरेशन के लिए। त्रिशा जो आसपास की सारी चीजों को देखती है, हर जगह उसके लिए वेलकम गिफ्ट्स रखे हुए थे। कुछ जगह पर वेलकम नोट्स और प्यारे प्यारे कुछ पोस्टर्स और उसके साथ ही कुछ प्यारे प्यारे पोस्टर्स लगे हुए थे। तभी फाइनली अविराज एक दरवाजे को खोलते हैं और त्रिशा के साथ उसे अंदर की तरफ ले तो जाते हैं, लेकिन त्रिशा घबरा रही थी अपने कदम को आगे रखने में और बस अपनी सांसों को थामे हुए यही पूछती है खुद से, अंदर क्या करना है? क्या हम अंदर एक साथ रहेंगे? मुझे इनके साथ एक कमरे में नहीं। और वो एकदम से अपने कदम को पीछे करते हुए कहती है, मुझे नहीं जाना अंदर। अविराज जो कि उसके गालों को हल्का सा पिंच करते हुए कहते हैं, क्यों नहीं जाना है बेबी डॉल? चलना तो पड़ेगा ना, आपको ऐसे थोड़ी ना रख सकता हूँ। फिर हमें और फिर ये बोलते बोलते उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, कैंडल लाइट डिनर भी तो करना है ना? ये सुनते त्रिशा अपनी थूक अटकते हुए कहती है, हमें कैंडल लाइट डिनर क्यों करना है? अविराज उसकी नाक पिंच करते हुए कहते हैं, तो आपको क्या लगता है बीवी जी से इतनी मेहनत जो लेनी है मुझे, अगर भूखा रहोगी तो फिर मेहनत कैसे कर पाओगी? मुझे बर्दाश्त भी तो करना है ना आपको। ये सुनते ही त्रिशा के तो बस माथे से अब पसीने गिरने को होते हैं। अविराज उसके गालों पर धीरे से टैप करते हुए कहते हैं, कौन सी दुनिया में खो गए, कहीं इमेजिनेशन तो नहीं करना शुरू कर दी? इसी बात पर त्रिशा कहती है, छी, मैं क्यों ये सब इमेजिन करूंगी? नहीं करूंगी। अविराज जो उसको झटके से अंदर की तरफ खींचे थे और दरवाजा जो कि अपने आप ही जैसे ही छूटा था वो लॉक ही हो गया था। और जैसे ही त्रिशा अंदर की तरफ आई थी वो बेड और उस पर इतने प्यार सा डेकोरेशन और उस पर इतना प्यारा सा डेकोरेशन, उसके साथ ही आसपास कुछ बलून्स, सब कुछ बहुत ही ज्यादा रोमांटिक था। लेकिन इस वक्त त्रिशा को वो रोमांटिक से ज्यादा हॉरिबल लग रहा था, क्योंकि इस पूरे फार्म हाउस पे उसे एक भी वर्कर तक नजर नहीं आया था, जैसे कि सिर्फ वही दोनों हो अकेले। आसपास की चीजों को वो बहुत ही ध्यान से देख रही थी। तभी अविराज जो उसके कमर पर धीरे से अपने हाथों को पिंच करते हुए कहते हैं, कैसा लगा रूम? त्रिशा बस अपने चेहरे को हाँ मिला दी थी। क्या बोलती वो बस अपनी आंखों को धीरे धीरे झपकाते हुए कहती है, बहुत बहुत प्यारा है, मुझे लगता है सो जाना चाहिए, बहुत नींद आ रही है। तभी अविराज जो उसके अचानक ही सामने आते हुए कहते हैं, ऐसे कैसे सो जाना चाहिए? तुम्हें पता है आज हमारी कितनी स्पेशल नाइट है? पता है ना आज क्या है? ये सुनकर त्रिशा अपने चेहरे को नाम ही हिला दी थी। अविराज जो उससे कहते हैं, हे यू डोंट नो। त्रिशा फिर से अपने चेहरे को नाम हिला दी थी। अब अविराज अपनी आंखों को हल्का छोटा करते हुए और उसको घूरते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें सच में नहीं पता है? त्रिशा फिर से अपने चेहरे को बस नाम ही हिलाती उससे पहले अविराज जो अचानक ही उसके दोनों गालों को पकड़ लेते हैं अपने हाथों से और उसके गालों को खुद ही अपने चेहरे के करीब लाने लगे थे, जिससे त्रिशा छटपटा रही थी और सोच रही थी, कब कब कैसे कैसे छोड़ेंगे? नहीं, क्या मुझे सेल्फ डिफेंस का तरीका ढूंढना चाहिए? क्या इनके मुंह नोच लूं? हाथ ही नोच लेती हूँ, हाथ तोड़ देती हूँ, कुछ नहीं हो रहा मुझसे। वो खुद से ही बहुत सारी बातें किए जा रही थी। अविराज जो और ज्यादा त्रिशा को ना तंग करते हुए कहते हैं, अच्छा एक काम करो, पहले तुम शावर ले लो, फिर हम साथ में खाना खाते हैं और उसके बाद अपना काम शुरू करते हैं। जैसे त्रिशा ये सुनी थी वो पीछे जाते हुए कहती है, कोई काम नहीं करना, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, सोना है बस। अविराज उससे कहते हैं, इसलिए तो मैंने कार में तुम्हें अच्छे से सुला दिया था ताकि तुम्हारी नींद हमारे काम में बीच में टांग न अड़ाए, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया ना तो तुम्हारी नींद को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ जाएगा। ये सुनते ही त्रिशा पूछती है, क्या मतलब है इसका? उसने बहुत ही मासूमियत से ये सवाल किया था अविराज से, लेकिन अविराज जो कि उसे शरारत भरी तरीके से जवाब देते हुए कहते हैं, नहीं मतलब अगर आज की नींद ने डिस्टर्ब किया तो कई रातों की नींद उड़ने वाली है तुम्हारी, कई रात सोने नहीं देने वाला, या यूं कह लो कि 1-2 महीने तो। तभी त्रिशा मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, हो कहना क्या चाहते हैं? मैं बोल रही हूँ ना, मुझे बस खाना भूख लगी है मुझे। और ये बोलकर वो जल्दी से अपने वार्डरोब की तरफ
भागी थी ताकि वो उसे खोले, लेकिन जैसे बेचारी वार्डरोब खोलती है, आसपास के कपड़ों को देख करके उसका दिमाग और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था और वो थोड़ा गुस्से में ही चिड़चिड़ाते हुए पीछे की तरफ मुड़कर कहती है, ये क्या वाहियात मच्छरदानी जैसे कपड़े हैं। ये सुनते ही विराज उसे कहते हैं, तो तुम्हें क्या एक्सपेक्टेशन थी? मैं यहाँ पर तुम्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहनाने के लिए लाया हूँ। ये सुनते ही दृशा, जो कि बहुत ही ज्यादा घबरा रही थी और फिर खुद से ही सरेंडर करते हुए कहती है, देखिए वो बात ऐसी है ना कि मुझे बहुत डर लग रहा है और ये पहली बार है ना मेरी शादी से पहले, मतलब ये फर्स्ट शादी है मेरी, तो मुझे ये सब नहीं पता, कुछ नहीं पता मुझे। अविराज से कहते हैं, तुम तो ऐसी बात करी हो जैसे मैंने 25-30 शादियां की हों और मुझे बहुत एक्सपीरियंस है इसका। दोनों के लिए फर्स्ट टाइम ही है, लेकिन फर्स्ट टाइम में जो मजा होता है त्रिशा। जैसे उन्होंने इतना बोला था, त्रिशा पीछे जाते हुए कहती है, नहीं 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 नहीं, मैं तो बहुत छोटी हूं ना, और अभी तो मुझे MBBS भी करना है। अविराज से कहते हैं, हाँ तो क्या हुआ? त्रिशा फिर धीरे से पूछती है, मैं अविराज से कहते हैं, नहीं बोल पा रही हो? त्रिशा कहती है, वो मैं प्रेग्नेंट हो गई तो। अविराज ने जैसे ही सुना था, उनको हंसी आ रही थी इस वक्त त्रिशा पर, और फिर उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, इतना गंदा कैसे सोच लेती हो? मैंने तो ऐसा कुछ करने के बारे में सोचा भी नहीं था। मैं तो सोचा था हम प्यारी प्यारी बातें करेंगे और थोड़ा बहुत एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे, लेकिन तुम्हारी सोच तो बहुत गंदी है त्रिशा। छी, हैंडसम मर्द दिखाने की बस आंखों में लस्ट शुरू हो जाता है तुम लोगों के। और ये बोलकर वो पीछे जाते और फिर अपने वार्डरोब को खोले थे, जिसमें उनके तो बढ़िया बढ़िया कपड़े रखे हुए थे, लेकिन वो निकालते सिर्फ ट्राउजर ही हैं। त्रिशा ये देखकर कहती है, आप कहाँ? अविराज से कहते हैं, अब तुम तो नहाने के मूड में लग नहीं रही हो, मैं सोच रहा हूँ मैं ही नहा लूं। और एक तरफ वो वॉशरूम में जा चुके थे, क्योंकि ड्राइविंग करते करते उन्हें भी काफी ज्यादा थकान हो गई थी और बेचारे को रिलैक्स करने की जरूरत थी। शावर के नीचे खड़े होकर के वो त्रिशा की एक एक बातें को लगातार सोचे जा रहे थे। कितने प्यार से घबरा रही थी वो लड़की, कितना ही प्यारा प्यारा रिएक्शन दे रही थी, और वो प्रेग्नेंट वाली वर्ड उससे तो बोला तक नहीं जा रहा था। अविराज के चेहरे पर वो स्माइल बरकरार रहती है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो त्रिशा की बातें सोच रहे थे। जैसे ही उनके ध्यान जाता है त्रिशा के हाथों पर, और जिस तरह से उसके हाथ इस वक्त बुरी तरह कांप रहे थे अविराज की ये सारी बातों से, वो न जाने क्यों कुछ गहरी सोच में पड़ जाते हैं। और फिर वो जल्दी जल्दी शावर लेकर के अब अपने कपड़े को पहनते हुए बाहर की तरफ आ गए थे। और क्या ही पहना था उन्होंने, ट्राउजर के अलावा। वो अपने बालों को सुखाते और फिर बाहर आए, त्रिशा की तरफ देखते जो कि अभी भी बहुत बुरी तरह से उस बेड की तरफ ही देख रही है और साथ ही बहुत ज्यादा घबरा भी रही थी। तभी अविनाश, जो कि काफी कोल्ड मगर धीरे ही आवाज में कहते हैं, लगता है डेकोरेशन किसी को कुछ ज्यादा ही डरा रहा है वाइफी जी। जैसे ही त्रिशा ने ये आवाज सुनी थी, वो बिना पीछे मुड़े कहती है, यहाँ हम यहाँ रुकने वाले हैं। अविनाश के चेहरे पर हल्की से स्मर्क आ गई थी इस बात पर, और फिर वो अपने बालों को पोंछते पोंछते उसके ठीक पीछे पहुंचते हुए कहते हैं, बीवी हो तुम मेरी, फार्म हाउस पिकनिक के लिए थोड़ी ना लाया तुम्हें। त्रिशा को ये सारी बातें थोड़ी ऑकवर्ड तो लग रही थी, लेकिन अब वो इस बारे में कुछ और भी बातें करना चाह रही थी, जैसे कि वो विराज को कुछ मना करने की कोशिश कर रही हो। अब विराज उसके पास से निकलकर अब टेबल से एक ग्लास उठाते हैं और तभी उसके सामने बढ़ाते हुए कहते हैं, ये लो पानी पी लो, वरना थोड़ी देर में फिर बोलोगे कि बेहोश हो जाऊंगी। और उसके बाद, और फिर ये बोलते बोलते वो उसके गालों को फिर से अपने हाथों में भरते हुए कहते हैं, फिर से तुम्हें अपनी गोद में उठाकर संभालना पड़ेगा, और अगर इस बार तुमने बेहोश होने का नाटक किया ना, तो मैं उससे रियल मान करके न जाने तुम्हारे साथ। तभी त्रिशा, जो कि एकदम से उनके हाथों को अपने आप से थोड़ा दूर करते और तुरंत ही ग्लास को झटके से अपने हाथों में ले ली थी, लेकिन जिस तरह से उसके हाथ कांप रहे थे, अविराज उसे नोटिस करते हैं और फिर उसके हाथों को अपने हाथों में धीरे से पकड़ते हुए कहते हैं, क्या हुआ, ग्लास है, कोई गन नहीं है जो इतना घबरा रही हो, पानी पी लो। और ये बोलकर वो जाकर आराम से बेड पर बैठ गए थे और त्रिशा को भी इशारा करते हैं, जाइए शावर लेकर आइए, फिर बहुत काम है ना हमें। त्रिशा जो साड़ी की तरफ देखती है और फिर धीरे से कहती है, वो
अब जाइए यहाँ से। मुझे साड़ी बदलनी थी, मैं वॉशरूम में जाकर चेंज नहीं कर पाऊंगी, भीग जाएगी, और इस साड़ी के अलावा कोई अच्छे कपड़े भी नहीं यहाँ पर पहनने के लिए। ये सुनकर अविनाश आराम से बेड पर अब लेटते हुए कहते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कपड़े चेंज करने के लिए मुझे यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा? और अगर आपकी साड़ी नहीं संभल रही है तो मुझसे कोई हेल्प मांगे ना, हो सकता है मैं अच्छे से उतारने में मदद कर दूं। त्रिशा को ये सारी बातें अजीब लग रही थी और वो अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? मुझे मुझे अकेलापन चाहिए। मैं अविराज उससे कहते हैं, मिसेस मेहरा, अब ये तो ख्वाब आप अपने दिमाग से निकाल ही दीजिए कि आपको अब मैं कभी अकेले रहने देने वाला हूँ। मेरी वाइफ बन चुकी हो, अब तो तुम सांस भी लोगी तो उसको भी मैं काउंट करूंगा, और वो भी तुम मेरे परमिशन से ही ले सकती हो। त्रिशा जो बस चुप रह जाती है और अविराज की तरफ देखते हुए थोड़ी स्ट्रिक्ट आवाज में कहती है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपके सामने नहीं बदलना चाहती, आप जाइए ना यहाँ से। अविराज जो अपनी करवट को दूसरी तरफ मोड़ लिए थे और तभी त्रिशा जो इधर उधर कुछ ढूंढने लगी थी, अविराज को पता था कि वो क्या ढूंढ रही है। त्रिशा भी टेबल की तरफ देखती तो फिर अपने चेहरे को मोड़ करके दूसरे ड्रॉर की तरफ, लेकिन आज जो कि उसकी खोज को रोकते हुए कहते हैं, फोन नहीं है तुम्हारा यहाँ पर, वो तो तुम घर पर भूल कर आ गई हो ना, और वैसे भी मैं नहीं चाहता हूँ कि मिस्टर एंड मिसेस मेहरा के बीच में कोई भी और आए, तुम्हारा फोन भी नहीं। त्रिशा जो अपनी आंखों को धीरे से बंद करती और फिर अपनी मुट्ठी कसते हुए कहती है, आपको सब कुछ कैसे पता चल जाता है? आपको कैसे पता कि मैं फोन ही ढूंढ रही थी? और फोन क्यों नहीं है यहाँ पर? मुझे किसी को कांटेक्ट करना हुआ तो? अचानक ये विराज खड़े हो गए थे और उसके ठीक पीछे जाते हुए कहते हैं, मेरे साथ होने के बावजूद भी आपको किसी और की जरूरत क्यों पड़ेगी मैडम? मैं हूं ना आपकी हर जरूरतों को फुलफिल करने के लिए। शावर ले भी लो, वरना कहो तो मैं तुम्हें खुद ले जाऊं बाथरूम में। त्रिशा ये सुनते ही अपने पसीने को अपने हाथों से पोंछते हुए कहती है, मैं जाती हूँ मैं। और ये बोलकर वो जल्दी जल्दी भागना शुरू कर दी थी। अविराज ने जैसे ही त्रिशा को छोड़ा था वो तुरंत ही भागती है बाथरूम की तरफ, ताकि कम से कम थोड़े पल के लिए सही अविराज से उसे छुटकारा तो मिले। देर बाद वो बाहर तो आ गई थी, लेकिन किस तरह से ये सिर्फ उसे ही पता था। ऊपर तो उसने बड़े प्यारे से कपड़ा पहन रखा था, लेकिन वो ड्रेस जो कि बस उसके थाई तक आ रही थी और स्लीवलेस भी थी, जिसके नीचे उसने टॉवल लपेट रखा था, और वो बहुत ज्यादा फनी लग रही थी। अविराज उसको देखते हैं और फिर प्लेट को उसके ठीक सामने टेबल पर ले आकर के बड़े प्यार से रखते हैं, और 2 प्लेट के बीच एक प्यारा सा कैंडल और उसके साथ ही बगल में रोज रखा हुआ था। अविराज जो उसको अपने पास बुलाते तो है, लेकिन तभी त्रिशा कहती है, मुझे कॉलेज जाना है, मुझे लगता है मुझे जल्दी सो जाना चाहिए, वरना आप ही तो डांटेंगे ना मुझे कल सर, अगर मैं टाइम से नहीं पहुंची तो। अविराज इस बात पर एक बाँह चढ़ाते हुए पूछते हैं, सर इतनी जल्दी भूल गई तुम? त्रिशा, क्लासरूम में मैं तुम्हारा प्रोफेसर हो सकता हूँ, पर बेड पर बेडरूम में तो कम से कम सर मत बुलाओ, अच्छा नहीं लगता ना प्रोफेसर के साथ ये सब। और ये बोलते बोलते वो अपनी नजर को त्रिशा के उस टॉवल पर गड़ाए हुए थे, जो कि उसके प्यारे से कपड़े को कुछ ज्यादा ही ऑकवर्ड बना रहा था, और घूर रहे थे वो उस टॉवल को, जैसे कि उनका बस चले तो वो भी उसे खींच कर निकाल दें। त्रिशा उनके ठीक सामने पहुंचती है और पास में रखे चेयर पर धीरे से बैठते हुए कहती है, मैं बस थोड़ा सा खाऊंगी, मेरा मन नहीं है। विराज उसे बहुत ध्यान से नोटिस कर रहे थे और शायद वो बार बार इसी वजह से उससे इस तरह बात कर रहे थे ताकि त्रिशा खुद उनसे कुछ बोले, कुछ बताए उन्हें जो कि उसके दिल में है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह रही थी। त्रिशा बस शांति से थोड़ा बहुत खाती और फिर जाकर के बेड पर लेट चुकी थी। अविराज ने भी अब उसे डिस्टर्ब नहीं किया था, बस उसे सोने देते हैं। लेकिन जैसे अभी त्रिशा अपनी करवट को बदल करके अपनी आंखें बंद ही की थी, उसे पीछे कुछ आवाज एहसास होती है और साथ ही ऐसा कि उसके ठीक बगल में कोई आ चुका है। वो झटके से पीछे की तरफ मुड़ते हुए कहती है, ये क्या है? आप क्या क्या कर रहे हैं? उसकी आवाज सुनते ही अविराज उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहते हैं, सो रही थी ना, तो सो जाओ। त्रिशा जो कि उसके होंठ पूरी तरह से सूख चुके थे डर करके, और वो अपनी थरथराती भरी आवाज में पूछती है, आप यहाँ के क्यों? आप जाकर काउच पर सोइए। अविराज हंसते हुए कहते हैं, काउच पर? एंड हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि मैं काउच पर सोने वाला हूँ? ये बात जानने के बावजूद भी कि अब हम हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं, अब तो तुम्हारे साथ सोने का लीगल हक मिल चुका है मुझे।
तुम मना कर रही हो मुझे सोने से अपने साथ? त्रिशा ये सुनकर धीरे से अपने हाथों को ले जा करके अब अपने दूसरे हाथ पर गड़ाना शुरू कर दी थी और अविराज से कहती है, प्लीज मैं कह रही हूं ना, जाइए आप यहाँ से, मुझे। अविराज जो उसके गालों पर धीरे से अपने एक हाथ को टैप करते हुए कहते हैं, सो जाओ, मैं काउच पर सो जाऊंगा, ओके। और ये बोलकर वो उठ चुके थे और अपने हाथ में इस वक्त वो अपना फोन लेकर के बैठ चुके थे काउच पर। त्रिशा जैसे ये देखती उसे बुरा तो लगा था, इसमें अविराज की क्या ही गलती थी। जो भी कुछ अविराज के साथ हुआ था एक्चुअल में तो वो गलत था। पहले वो मृदुल का भागना, उसके बाद से त्रिशा भी तो उन्हें छोड़कर निकल ही गई थी। अविराज ने तो उसे कभी किसी के सामने जबरदस्ती एक्सपोज भी नहीं किया कि वो उनकी वाइफ है, और जब तक त्रिशा ने बताया नहीं तब तक अविराज उसके साथ कोई भी ऐसा बिहेवियर भी नहीं रखे थे। और आज वो अपनी वाइफ के साथ एक बेड पर सो भी नहीं सकते थे क्योंकि त्रिशा ने मना कर दिया था। काउच पर बैठे हुए वो फोन को ही लगातार देखे जा रहे थे जैसे कि वो कुछ काम कर रहे हो इम्पोर्टेंट। त्रिशा जो लगातार उनके चेहरे की तरफ ही देख रही थी, तभी धीरे से उसके कानों में आवाज आती है, अब इसी तरह से देखोगी तो मैं फिर आ जाऊंगा और इस बार नहीं जाने वाला। त्रिशा तुरंत ही अपनी आंखों को बंद करके अपने करवट को बदल करके अब वो सीलिंग की तरफ अपने चेहरे को मोड़ चुकी थी और यूं ही इसी तरह से आज उसकी रात कट जाती है। हाँ, वो बात अलग थी कि उसे नींद नहीं आ रही थी, बस उसे डर लग रहा था और रह रह करके वो अपनी बस करवटें बदल रही थी। लेकिन हाँ, अविराज जो कि उसके सर पर धीरे धीरे अपने हाथों को जैसे ही सहलाना शुरू किए थे, त्रिशा जो कि अब धीरे धीरे अच्छी और मीठी नींद ले रही थी। लगभग 3:30 बजे जाकर के उसे थोड़ी बहुत नींद आई थी, लेकिन अविराज वो तो पूरी रात जग चुके थे। और तभी त्रिशा के चेहरे की तरफ देखते हुए कहते हैं, सो गए आप फाइनली? और कितने दिनों तक डरने वाली हैं आप मुझसे ऐसे मैडम? अब बस भी करिए और बता भी दीजिए ना। मुझे पता है तुम इतनी आसानी से मुझे कुछ भी नहीं बताओगे, तुम्हें अभी बहुत परेशान करना पड़ेगा, बट डोंट वरी, आई एम योर प्रोफेसर, मैं अपने स्टूडेंट को हैंडल करना अच्छे से जानता हूँ। और ये बोलकर वो अभी उसके फोरहेड की तरफ बढ़े ही थे ताकि वो अपने होठों को रख पाए, लेकिन तभी उन्हें महसूस होता है कि यह करना गलत होगा। ऑब्वियसली त्रिशा के बिना परमिशन के वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, जिससे वो खुद ही अपने आप को दूर कर दिए थे और जाकर के बस थोड़ा देर काउच पर लेट जाते हैं ताकि उन्हें और उनकी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हो सके।